हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के सामने हिस्ट्री ऑफ बैंक्स का वीडियो लेकर आई हूँ। मेरा हेडिंग है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ बैंक्स इन इंडिया। चलो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। इट हैज़ गो थ्रू ए लॉन्ग पाथ टू एज्यूम इट्स प्रेजेंट फॉर्म। हम लोग का जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इंडिया का, वो एक बहुत ही लंबा एक हिस्ट्री रहा है। पहले हम लोग का कंट्री ब्रिटिश के अंडर में था, तब से लेकर ही हम लोग का बैंकिंग बिजनेस शुरू हुआ था और आज ये जो ऑर्गेनाइज बैंकिंग सेक्टर आया है, उसमें आने के लिए बहुत एक लंबा रास्ता पार करके आना पड़ा है। तो मैंने ये हिस्ट्री ऑफ बैंक को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड। आज मैं सिर्फ आप लोग को प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का ही बताऊंगी हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का वीडियो लेकर बता दूंगी। तो ऑल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडिजिनियस बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स आर recorded to have existed and carried on the business of banking and money lending on a large scale. हम लोग का अगर हिस्ट्री हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हम लोग को पता ही चलता है कि इंडियन हिस्ट्री अगर देखते हैं तो जब बैंकिंग बिजनेस शुरू नहीं हुआ था, तब हम लोग का मेनली कंट्री में जो इंडिजिनियस बैंकर्स थे, इंडिजिनियस बैंकर इट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ पीपल या कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस को चला रहे थे, बैंकिंग का फंक्शंस को काम कर रहे थे। ऐसे वो लोग का नाम बैंक बोल के हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन वो लोग बैंकिंग का बिजनेस को, जो बैंकिंग मेनली काम करता है, बैंक का मेन फंक्शंस क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लेंडिंग मनी, राइट। तो वो वाला काम करने वाला लोग जो पीपल थे, उन लोग को हम लोग इंडिजिनियस बैंकर्स बोलते, जो प्राइवेटली अपना बिजनेस को चला रहे थे। तो वो हो गया इंडिजिनियस बैंकर्स हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, ये लोग ही अपना बैंकिंग बिजनेस को चला रहे थे। और वो लोग क्या करते थे तब टाइम में, जो वो लोग का कस्टमर्स थे, कस्टमर्स के साथ वो लोग बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिजिनियस बैंकर्स लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस टू ए सर्टेन एक्सटेंस विद द एडवांट ऑफ द इंग्लिश ट्रेडर्स इन इंडिया। मेनली इंडिजिनियस बैंकर्स ने अपना जो बिजनेस था उसको मेनली बिजनेस चलना थोड़ा बंद कब हो गया, जब हम लोग का कंट्री में जब फॉरेन कंट्री का कंपनीज लोग ने एंट्री मारना शुरू कर दिया। मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी जब हम लोग का कंट्री में फर्स्ट आया था थ्रू बंगाल, तो वो लोग आने का बाद से हम मेनली इंडिजिनियस बैंकर्स का बिजनेस थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया वो लोग का। ठीक है, तो ग्रोइंग ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड बैंक्स इन इंडिया prompted many English agency houses which were essentially trading company to add banking business to their activities. तो मेनली ट्रेड जब फॉरेन से यहाँ आके जब ट्रेड करना शुरू किए हैं फॉरेन कंपनीज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनीज हो गया, वो एजेंसी हाउसेस बोलते थे जो ट्रेडिंग बिजनेस चलाते थे, वो एजेंसी हाउसेस जब आना शुरू हो गया, बिजनेस करना शुरू हो गया, तब वो लोग ने देखा कि वो लोग का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा से चलना शुरू हो गया बिजनेस। उसी का वजह से जो बड़े बड़े बिजनेस मेन लोग थे, बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज थे, वो लोग का बिजनेस था ट्रेड रिलेटेड बिजनेस करते, ट्रेडिंग बिजनेस था ना। लेकिन वो लोग ने क्या किया कि देखा है कि कोई ऑर्गेनाइज बैंकिंग सेक्टर है नहीं इंडिया में, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि अपना जो ट्रेडिंग बिजनेस था उनका साथ में ही उन्होंने अपना बैंकिंग बिजनेस को भी ऐड कर लिया। उसी को साथ में उन लोग ने ऐड कर लिया, अपना बैंकिंग बिजनेस को भी ऐड कर दिया अपना काम में। ठीक है, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द अर्लीस्ट बैंक स्टार्टेड अंडर यूरोपियन डायरेक्शन। ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो सबसे फर्स्ट बैंक एस्टाब्लिश हुआ था इंडिया में। उसका नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और वो किसका द्वारा मेनली बना था, यूरोपियन डायरेक्शन, इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंडर में ही वो बैंक को एस्टाब्लिश किया गया था इन द ईयर 1770 को। ठीक है, द बैंक ऑफ एजेंसी हाउसेस कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग ड्यू टू कंप्लीट डिसरिगार्ड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग बिजनेस। मेनली जो
एजेंसी हाउसेस जो अपना बैंकिंग बिजनेस को भी ऐड करके चला रहे थे, जो कंपनीज लोग, वो लोग का बिजनेस बहुत लंबा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि वो लोग ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस को कम्प्लीटली उन्होंने क्या कर दिया, रूल्स रेगुलेशन को कुछ भी फॉलो नहीं करके वो लोग ने इग्नोर करके सिर्फ अपना प्रॉफिट को वो लोग ने आगे रखा, अपना कस्टमर का सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा। इसी कारण क्या हुआ कि वो लोग का बैंकिंग बिजनेस साइड बाय साइड जो वो लोग अपना ट्रेडिंग बिजनेस का साथ में कर रहे थे, उसका वो मतलब इतना लंबा टाइम तक वो लोग नहीं चला पाया, ठीक है। During the British rule in India, the East India Company had established 3 presidential बैंक। जब हम लोग का कंट्री में ब्रिटिश ने रूल किया था, तब का टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रेसिडेंसी बैंक बोल के 3 प्रेसिडेंसी बैंक को एस्टाब्लिश किया था। वो लोग का नाम प्रेसिडेंशियल बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक बोल के क्यों बोला गया है, क्योंकि वो लोग को मेनली जो सेंट्रल बैंकिंग का फंक्शंस था ना, जो इशू नोट्स, बैंकर्स बैंक्स हो गया, ये वाला फंक्शन सब वो लोग मतलब मेनली सेंट्रल बैंकिंग का जो नोट इशू करने का काम वो लोग को ये तीनों बैंक को दिया गया था, इसलिए वो लोग को प्रेसिडेंशियल बैंक बोला गया है। और वो एस्टेब्लिश किसका अंडर में हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंडर में। आप लोग को ये ईयर जो हम मेंशन करके दिया है, द बैंक ऑफ बंगाल 1809, द बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, द बैंक ऑफ मद्रास 1843, इसको थोड़ा याद रखना है फॉर फ्यूचर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये आप लोग को काम आएगा रिलेटेड टू बैंक। द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी promoted the growth of banks in India। जब प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हो गया था इंडिया में, तब क्या हो गया था कि बैंकिंग का जो ग्रोथ है वो बाय 1895 बहुत ज़्यादा बैंकों ने अपना बैंकिंग मतलब बिजनेस को शुरू किया था। अभी लिमिटेड लाइबिलिटी का वजह से क्यों शुरू हुआ ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तब बेनिफिट मेनली किसको हुआ था, जो मेंबर्स इंक्लूड है किसी भी कंपनी हो या बैंकिंग बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, एक बैंकिंग कंपनी का नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, राइट, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ में। तो शेयर होल्डर लोग, अगर वो कंपनी या बैंकिंग कंपनी हो या कंपनी अगर वो अनलिमिटेड है, तो क्या होता है कि जो शेयर होल्डर लोग हैं ना, वो लोग भी ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, ओनर होते हैं वो कंपनी के। तो जब बाई चांसली किसी कारण से अगर वो बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रफ्ट हो गया, कुछ हो गया, तो क्या होता है, तब जाके बैंक का जितना भी डेप्ट होल्डर लोग है, क्रेडिटर्स लोग, जिसको वो लोग पैसा वापस करना है, ठीक है, पे बैक करना है अपना वो पैसा को, तो बैंक को, कंपनी को तो पे बैक करना है ना। अगर बैंक बैंकक्रफ्ट हो गया बोलने से तो क्रेडिटर्स लोग तो मानेंगे नहीं, लेकिन शेयर होल्डर लोग को तो ओनर ही माना जाता है, तो वो लोग को कंपनी को हेल्प करना पड़ता है तब टाइम में, जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो अगर लिमिटेड वर्ड यूज़ है तो आपको उतना ही पैसा देना है जितना आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। इट मीन्स आपने जितना शेयर होल्डर लिया था उसका नॉमिनल वैल्यू ही आपको पे बैक करना है कंपनी को। बट इन केस आपका बैंकिंग कंपनी अनलिमिटेड है, तो आपको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी हो या सब कुछ बिक्री करके होने से भी आपको वो कंपनी को हेल्प करना होता है टू पे बैक देयर डेट टू माने क्रेडिटर्स को अपना, ठीक है। इसीलिए लिमिटेड वर्ड यूज़ होने से शेयर होल्डर का सेफ्टी आ जाते हैं। इसलिए ये जब प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस हो गया था, तब बहुत सारा बैंक एस्टेब्लिश हो गया था बाय 1895। देयर वर 15 जॉइंट स्टॉक बैंक्स विथ लिमिटेड लाइबिलिटी इन इंडिया। लिमिटेड लाइबिलिटी आने का बाद, प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी आने के बाद 15 जॉइंट स्टॉक कंपनी एस्टाब्लिश हुआ था। उसमें से 2-4 का नाम ही हमें मेंशन किया है, जैसे इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सब बैंक आज का दिन में भी चल रहा है, राइट। ये सब बैंक तब का टाइम में ही स्टार्ट मतलब शुरू हुआ था। द स्वदेशी मूवमेंट prompted Indian to start many new institutions. The number of joint stock banks increased remarkably during 1906 to 1913। जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था ना हम लोग का, जो इंडियन जो
लीडर थे, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था, राइट। हम लोग को पता है, अगर हिस्ट्री हम लोग देखते तो तब मैंने वो लोग ने क्या किया था, मेनली अपना कंट्री का बना हुआ चीज़ को वो लोग ज़्यादा यूज़ करने के लिए बोल रहे थे, और फॉरेन का प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करने के लिए या फॉरेन कंपनी को बंद कराने के लिए वो लोग मेनली ट्राई कर रहे थे, लाइक राइट, स्वदेशी मूवमेंट में मेनली। तो तब टाइम में उसी स्वदेशी मूवमेंट का टाइम में ही नंबर ऑफ बैंक, इंडियन बैंक भी स्टार्ट हुए थे, और 1906 to 1913 में बहुत सारा बैंक ऐसे इस्टेब्लिश हो गए थे। उनमें से कुछ बैंक का नाम यहाँ में मेंशन किया है, लाइक द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, द बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी जो हम लोग का सेंट्रल बैंक है वो भी तब टाइम में एस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन बैंक लिमिटेड एंड बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड वेर सेटअप ड्यूरिंग दैट पीरियड। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तभी उसी टाइम में ही इंडियन बैंक ये सब एस्टेब्लिश हुआ था। एंड द 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वर एमालगमेटेड इनटू द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया विच वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 27 जनवरी 1921। जो हम लोग पहले ये पढ़ चुका था कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक को बनाया गया था थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक को एमालगमेट कर दिया, मार्च कर दिया, वो लोग को एक साथ बना के एक नया बैंक फॉर्म हो गया, और नया बैंक का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और वो कब एग्जिस्टेंस मतलब कब वो उसको चेंज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में बना दिया था, ऑन 27 जनवरी 1921 से 21 को किया गया था थ्रू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 का द्वारा। पहले आइन बनता है, उसका बाद ही कुछ एस्टेब्लिश होता है, राइट। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 जब आइन बना लिया पहले, और उसका बाद 1921 को बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। द इंपीरियल बैंक परफॉर्म बोथ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस। इंपीरियल बैंक जो था वो दोनों फंक्शंस को, मतलब दोनों काम को करता था। जो सेंट्रल बैंकिंग का काम है इशू नोट्स करना, एंड कमर्शियल बैंक का काम है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, लेंडिंग मनी, दोनों का काम कौन करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करता था। Though the imperial bank undertook some central banking function, it could not satisfy the demand for a central bank. इंपीरियल बैंक हम लोग को पता है कि सेंट्रल बैंकिंग का फंक्शंस कर रहा था, फिर भी उसने जो सेंट्रल बैंक का एक मेन महत्व होता है ना, उसको फुलफिल इतना अच्छा से नहीं कर पाया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसलिए क्या हुआ कि इन 1926 में जो हिल्टन यंग कमीशन बोल के एक कमीशन सेटअप किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटअप किया था उसको ऑन 1920 में। वो ये हिल्टन यंग कमीशन में उसका फुल नेम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, सेटअप किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन 1920। इन 1926 में वही कमीशन ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हम लोग को एक फुल फ्लेज में हम लोग को एक्स्ट्रा एक सेंट्रल बैंक का ज़रूरत है हम लोग का कंट्री में बोल के, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मतलब उस चीज़ को मतलब गवर्नमेंट का पास में लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको पेश किया गया। लेकिन क्या हुआ कि तब टाइम में लैक ऑफ एग्रीमेंट, सब मेंबर का एग्रीमेंट नहीं होने का वजह से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और फिर जाके बाद में जाके इन 1931 अगेन इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, जो कमीशन एक कमेटी बना था, उस कमेटी ने फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना उस सेंट्रल बैंकिंग का इंट्रोड्यूस करने का मतलब बात को रखा था, ठीक है, तो रेकमेंड किया था। तो तब जाके फिर इन 1934 में एक आइन बना, एक एक्ट बना, फिर 1935 में जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इट टुक ओवर ऑल द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस फ्रॉम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर जब 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हो गया, तब उसने जितना भी सेंट्रल बैंकिंग का फंक्शंस था इंपीरियल बैंक से वो सब कुछ उसने करना शुरू कर दिया, लेके वो ही करना शुरू कर दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पीरियड को नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। थैंक यू एवरीवन।